फार्मर्स लव फैमिली पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर हमने 4 टॉपिक पढ़ लिए। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप उस प्लेलिस्ट पे जाके 4 लेक्चर है वो पहले देखें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 5वां टॉपिक। 5वें टॉपिक के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले एक बार सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में कितने टॉपिक है और कितने दिन में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है उसका कोड क्या है। तो कोड है AGECON 121। और टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल होगा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का टाइटल हो गया। और सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के अंदर अपने टोटल अपने टोटल 20 टॉपिक है, जिनके अंदर हमने 5 टॉपिक तो पढ़ लिए, 4 टॉपिक तो पढ़ लिए। अपना 5वां टॉपिक आज चलेगा। टॉपिक नंबर 5 है डिमांड पढ़ेंगे, जिसकी मीनिंग पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फिर डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे और डिमांड कर्व पढ़ेंगे। डिमांड कर्व होने के बाद में हम पढ़ेंगे जो डिमांड के जो डिटर्मिनेंट्स हैं, मतलब कि उसको निर्धारित करते हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे यूटिलिटी थ्योरी, उपयोगिता की जो थ्योरी है उसके अंदर हम 2 थ्योरियाँ पढ़ेंगे। पहली थ्योरी अपनी रहेगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो हासमान की जो उपयोगिता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्रिंसिपल। जो इक्वल मार्जिनलिटी यूटिलिटी है उसका प्रिंसिपल क्या क्या है वो पढ़ेंगे। तो ये अपने 4 टॉपिक। पहला टॉपिक अपना हो गया था इकोनॉमिक्स, जिसकी मीनिंग, स्कोप एंड सब्जेक्टिव मैटर, डेफिनेशन, एक्टिविटीज, अप्रोच टू इकोनॉमिक एनालिसिस, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव एनालिसिस, ये तो हमने पढ़ लिया था। तो टॉपिक नंबर 1 आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। टॉपिक नंबर 2 की बात करें तो सेकंड में हमने पढ़ा था कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। जो इकोनॉमिक थ्योरी उसका नेचर क्या है, उसके अंदर हमने पहली थ्योरी पढ़ी थी रेशनल एजम्पशन और फिर कंजप्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कॉन्सेप्ट था इक्विलिब्रियम का, वो पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने तीसरा टॉपिक पढ़ा कि बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब है कि जो ये चीजें दे रखी थी, इनकी क्या क्या मतलब है, अपने जो दैनिक दिनचर्या उसके अंदर क्या क्या उपयोग है उनके बारे में पढ़ा था। उसके अंदर हमने पढ़ा था गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ लिया था। उसके बाद में डिजायर पढ़ लिया। डिजायर के बाद में हमने पढ़ा था वांट पढ़ लिया था। वांट के बाद में डिमांड और यूटिलिटी, कॉस्ट एंड प्राइस पढ़ ली थी। और उसके बाद में पढ़ लिया था हमने वेल्थ यानी धन पढ़ लिया था। फिर कैपिटल यानी पूंजी पढ़ लिया था। इनकम एंड वेलफेयर भी पढ़ लिया था। तो ये अपने तीसरा टॉपिक भी हो गया था। चौथे टॉपिक में हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चर जो इकोनॉमिक्स है उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ लिए थे। और उसके बाद में हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस, जो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है उसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है एग्रीकल्चर के अंदर, वो पढ़ लिया। और रोल इन डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर, जो इकोनॉमिक्स है उसका डेवलप करने के अंदर क्या रोल है, तो ये चीजें पढ़ ली थी। और 5वां टॉपिक हमारा चलेगा ये डिमांड और यूटिलिटी। 2 ही चीजें पढ़ेंगे, डिमांड और यूटिलिटी। तो अब चलते हैं हम तो अपना टॉपिक नंबर 5 है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, डिमांड पढ़ेंगे, जिसकी मीनिंग और लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का जो नियम है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम डिमांड शेड्यूल, जो डिमांड का डिमांड का शेड्यूल है वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे डिमांड कर्व, जो डिमांड का कर्व है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हम यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी के अंदर हम 2 थ्योरियाँ पढ़ेंगे। पहली थ्योरी पढ़ेंगे हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब हासमान की उपयोगिता का जो नियम है वो पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस, जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अंदर। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है डिमांड। तो डिमांड की बात करें तो डिमांड का एक सीधा सा उदाहरण है, क्योंकि इकोनॉमिक्स उदाहरण से सबसे ज़्यादा समझ में आती है। तो उदाहरण की बात करें कि मान लो हम कहीं पे गए हुए हैं, तो वहाँ पे किसी शॉप पे गए हुए हैं, तो हमें कोई चीज़ खरीदनी है। मान लो हमें पेन खरीदना है, तो पेन के लिए जो शॉपकीपर है, मतलब जो दुकान का मालिक है, वो हमसे बदले में क्या लेगा, पैसा। तो उसकी आवश्यकता क्या रही, पैसे। तो पैसे को हम क्या कर देंगे, डिमांड यानी मांग कह देंगे। तो ये होगी डिमांड। इसके अलावा भी एक सीधा सा उदाहरण ले एग्रीकल्चर के अंदर ही। मान लो कि कोई किसान है, तो वो किसी दुकान, मतलब फर्टिलाइजर की जो शॉप है उस पर फर्टिलाइजर खरीदने के लिए गया, तो बदले में जो शॉपकीपर है वो उससे पैसे लेगा। तो उसकी जो डिमांड है, जो फार्मर है उसकी डिमांड तो है फर्टिलाइजर, और जो शॉपकीपर है उसकी डिमांड है पैसे। तो ये हो गई डिमांड। ये एक सीधा सा उदाहरण था डिमांड का। अब बात करते हैं हम
कि टू द पॉइंट डिमांड क्या होती है। तो सबसे पहले बात कर रहे थे हम डिमांड की। तो परिभाषा देखे किताब की लैंग्वेज में तो क्या होती है, वस्तु की वह मात्रा, एक मात्रा होगी वस्तु की जिसे उपभोक्ता, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर, विशेष कीमत यानी स्पेशल प्राइस, वह विशेष समय अवधि में यानी स्पेशल समय के अंदर ही खरीदने को तैयार होता है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, डिमांड बोल देंगे। यानी कि कोई वस्तु है उसकी मात्रा, तो उस वस्तु की मात्रा को हम एक फिक्स समय होगा और फिक्स प्राइस होगी, उसी के अंदर खरीदेंगे ना, तो उसी को ही हम डिमांड कह देते हैं। अब इसका एक उदाहरण अभी मैंने पीछे बताया था, वापस एक बार बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की, कि हम कहाँ पे, मतलब कि जो फार्मर है वो मान लो कि ट्रैक्टर खरीदने गया, तो वो शोरूम के अंदर जाएगा, तो शोरूम वाले की डिमांड तो रहेगी पैसे, और जो फार्मर है उसकी डिमांड रहेगी ट्रैक्टर। तो बदले में जो फार्मर है वो उसको पैसे देगा, जो उसका जो उसका मतलब है कि जो फार्म है ना, सॉरी जो किसान है वो बदले में पैसे देगा कंपनी वालों को, और कंपनी वाले बदले में उसे ट्रैक्टर देंगे। तो ये क्या होगी, डिमांड। यानी कि किसान की डिमांड थी ट्रैक्टर, और जो वो शोरूम वाला था उसकी डिमांड थी पैसे, तो ये हो गई डिमांड। अब हम बात करते हैं कि जो डिमांड है उसकी मीनिंग, यानी कि डिमांड जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। तो उसका अर्थ होता है कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस की इच्छा या आवश्यकता, मतलब कोई प्रोडक्ट है उसकी हमें या तो इच्छा होगी या फिर उसकी सर्विस होगी, तो उसको हम किस प्रकार से कंप्लीट करें। यानी कि कोई प्रोडक्ट है उसकी इच्छा या आवश्यकता ही क्या कहलाती है, डिमांड कहलाती है। ये भी एक डेफिनेशन हो गई। और अगर अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट है तो उसकी हम क्या करेंगे, उसकी हमारी जो इच्छा या फिर जो आवश्यकता है वो डिमांड हो गई। यानी कि हम किसी चीज को देखकर जो हमारे मन में चाहत होती है ना, वो एक तरह से डिमांड हो गई। तो ये हो गई डिमांड। डिमांड का मीनिंग हो गया कि किसी प्रोडक्ट और सर्विस की इच्छा या आवश्यकता, वो हो गई डिमांड। अब बात करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के 3 ही मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं जो डिमांड को प्रभावित करते हैं। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट है अपना क्वांटिटी, यानी कि मात्रा। सेकंड कंपोनेंट है अपना प्राइस, यानी कि कीमत। और तीसरा कंपोनेंट है अपना टाइम, यानी समय। तो अब हम बात करते हैं जो ये कंपोनेंट्स हैं, इनको मतलब डिमांड के कंपोनेंट्स क्यों कहा जाता है। डिमांड के कंपोनेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ये कम ज्यादा होंगे ना, वैसे डिमांड को प्रभावित करेंगे, यानी जो मांग है उसको प्रभावित करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो क्वांटिटी है, यानी कि जो मात्रा है, वो डिमांड को किस प्रकार प्रभावित करेगी। तो मान लो कि कोई वस्तु मान लो कि सेब है जो मार्केट के अंदर आई, तो उसकी जो मात्रा, ये मान लो कि मार्केट है, तो मार्केट के अंदर जो सेब है, एप्पल है, उसकी क्या हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, मतलब कि उसकी मात्रा बढ़ गई। तो जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। सीधा सा अर्थ है कि अगर क्वांटिटी यानी मात्रा बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और अगर क्वांटिटी घटेगी, एप्पल की मान लो क्वांटिटी घट गई, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये हो गया अपना पहला कंपोनेंट क्वांटिटी। क्वांटिटी किस प्रकार से प्रभावित करती है, डिमांड बढ़ेगी, सॉरी क्वांटिटी बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और डिमांड घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। तो इन दोनों में आपस में एक उल्टा संबंध होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरा था अपना प्राइस। अब प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस किस प्रकार से डिमांड को प्रभावित करती है। तो किसी चीज की प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। मान लो कि अभी कोई व्यक्ति है वो तेल खरीद रहा है, सरसों का तेल खरीद रहा है, तो कोई 100 रुपये लीटर पे 100 रुपये लीटर जो तेल है वो है,
और जैसे ही 100 रुपये लीटर उसकी प्राइस है, और जैसे ही उसकी प्राइस 200 रुपये हो जाएगी, 200 रुपये लीटर उसकी प्राइस हो जाएगी, तो क्या होगा कि जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। और उसी प्रकार अगर जो 100 रुपये लीटर पे 100 रुपये लीटर जो तेल है वो 80 रुपये लीटर हो जाएगा, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि चीजें सस्ती होगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे और चीजें महंगी होगी तो लोग कम खरीदेंगे। तो ये होगी डिमांड का अपना प्राइस वाला फैक्टर। इसके बाद में बात करते हैं तीसरा अपना फैक्टर है, तीसरा अपना कंपोनेंट है डिमांड का टाइम। टाइम किस प्रकार से डिमांड को प्रभावित करेगा। मान लो कि किसी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें 3 महीने लग रहे हैं, 3 मंथ लग रहे हैं, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। यानी कि कम समय ज्यादा लग रहा है और चीज कम प्राप्त हो रही है, तो उससे क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी। उसी प्रकार कोई चीज है वो 1 महीने में ही तैयार हो रही है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, घटेगी। यानी कि जिस चीज की जितनी ज्यादा मांग होगी उसकी प्राइस उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और जिस चीज की जितनी कम डिमांड होगी उसकी प्राइस उतनी ही कम घटेगी। तो ये चीज होगी अपनी डिमांड। डिमांड के अंदर तीसरा अपना कंपोनेंट्स था वो टाइम। अब वापस एक बार देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला पढ़ा हमने क्वांटिटी यानी कि मात्रा, दूसरा पढ़ा हमने प्राइस यानी कि कीमत, तीसरा पढ़ा हमने टाइम यानी कि समय। तो ये किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं वो देख लिया कि अगर मात्रा बढ़ गई तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घट जाएगी। अगर किसी चीज का प्रोडक्शन जल्दी हो रहा है तो उसकी डिमांड घट जाएगी। तो ये 3 कंपोनेंट्स है, ये डिमांड को बहुत अच्छे से इफेक्ट करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड है वो 3 प्रकार की होती है। तो पहली डिमांड है अपनी प्राइस डिमांड, दूसरी अपनी डिमांड है इनकम डिमांड, और तीसरी अपनी क्रॉस डिमांड। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है। तो प्राइस डिमांड है, तो प्राइस डिमांड की हम बात करें कि जो ऐसी डिमांड जो प्राइस मतलब जो कीमत से रिलेटेड होगी उसको हम प्राइस डिमांड बोल देंगे। और इनकम डिमांड का मतलब है कि ऐसी डिमांड जो इनकम से यानी जो आय है उससे संबंधित होगी तो उसको हम इनकम डिमांड बोल देंगे। और क्रॉस डिमांड का मतलब है कि जो मुख्य वस्तु है उसके कारण जो सहायक वस्तु है उस पर किस प्रकार जो डिमांड है उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको हम बोल देंगे क्रॉस डिमांड। अब प्राइस डिमांड का मतलब है कि कोई वस्तु है तो उसकी प्राइस में क्या क्या डिफरेंस हो रहा है जिसके कारण डिमांड में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, तो हो गई अपनी प्राइस डिमांड। अगर उदाहरण की बात करें कि मान लो कि एप्पल है, तो एप्पल की स्टार्टिंग में एप्पल आती है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे हर जगह पे उसका प्रोडक्शन होने लग जाता है तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है और प्राइस भी घट जाती है, तो वही प्राइस डिमांड। उसके बाद में देखा हमने इनकम डिमांड। तो प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो भी डिमांड को प्रभावित करती है। अगर व्यक्ति की आय कम है तो उसी के अनुसार अपनी डिमांड रखेगा। और क्रॉस डिमांड का मतलब है कि जो मुख्य वस्तु है उसकी डिमांड के कारण जो सहायक वस्तु है उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा। यानी कि मान लो हम जो चीनी फैक्ट्री की बात करें तो चीनी फैक्ट्री के अंदर है जो सहायक वस्तुएं हैं उसके अंदर आता है गन्ना। तो जो अगर मुख्य वस्तु की मांग बढ़ेगी तो जो सहायक वस्तु है उसकी मांग भी बढ़ेगी, तो वो आती है क्रॉस डिमांड के अंदर। तो अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल से कि क्या होती है। फर्स्ट है अपनी प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड देखते हैं हम किताब की लैंग्वेज में क्या है कि साधन समान होने पर प्राइस डिमांड वह डिमांड है जिसे उपभोक्ता यानी कि जो कंज्यूमर है वो एक निश्चित समय में विभिन्न कल्पित मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार रहता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्राइस डिमांड। यानी कि जो कंज्यूमर या उपभोक्ता होगा वो एक निश्चित समय के अंदर एक कल्पित मूल्य का तात्पर्य है कि अनुमानित मूल्य। एक प्राइस जो किसी कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस कम ज़्यादा होगी तो वो किस प्रकार होगी और उससे जो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो प्राइस डिमांड के अंदर हम पढ़ते हैं।
उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी दूसरी इनकम डिमांड। इनकम डिमांड क्या होती है? तो इनकम डिमांड की बात करें, देखा था हमने अभी उदाहरण की जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो किस प्रकार से डिमांड को प्रभावित करती है, वो इनकम डिमांड के अंडर आता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, उसकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए है, तो वो अपना जो अपनी डिमांड है वो 8 लाख के हिसाब से ही रखेगा, तो उसी को ही हम इनकम डिमांड कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये क्या होता है। साधन समान होने पर एक उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर होता है, अपने विभिन्न आय स्तरों पर क्रय करने की तत्परता को दिखाता है, उसी को हम उस डिमांड को हम इनकम डिमांड कह देते हैं। यानी कि जो व्यक्ति की आय होगी उसी के अनुसार व्यक्ति चीजों को खरीदेगा और अपनी डिमांड रखेगा, तो उसी को हम इनकम डिमांड कह देते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं तीसरी डिमांड, क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड क्या होती है? तीसरा टाइप है डिमांड का क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड ऐसी डिमांड जो मुख्य वस्तु के अलावा उस वस्तु से संबंधित अन्य वस्तुओं की मात्रा में परिवर्तन के कारण आती है। यानी कि मान लो कि ये अपना मान लो कि अपनी चीनी शुगर फैक्ट्री है, तो इसके अंदर हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए होगा वो कहाँ पे जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा, और फैक्ट्री से कहाँ पे जाएगा वो मटेरियल जाएगा मार्केट में। तो जो मुख्य वस्तु है वो कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे। और जो रॉ मटेरियल जो सहायक वस्तु आएगी वो कहाँ से आएगी? जहाँ पे खेत वगैरह है वहां से। तो यहाँ से चीज आएगी और यहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पे मुख्य वस्तु बनेगी और यहाँ पे सहायक वस्तु बनेगी। तो यहाँ पे जो वस्तु है उसके प्रोडक्शन से हम अगर मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है, अगर डिमांड बढ़ी तो क्या होगा कि ये जो है प्रोडक्शन अधिक करेंगे तो उससे क्या होगा कि रॉ मटेरियल की ज्यादा आवश्यकता होगी। तो उसी के कारण जो ये क्रॉस डिमांड है वो काम में आई कि मुख्य वस्तु पे जिस प्रकार प्रभाव पड़ेगा उसी कारण जो सहायक वस्तु है उस पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा, तो वही हो गई अपनी क्रॉस डिमांड। तो ये अपनी होगी डिमांड। वापस से देख लेते एक बार। टाइप्स ऑफ डिमांड, डिमांड के प्रकार देखे। पहला प्रकार देखा हमने प्राइस डिमांड, यानी कि ऐसी डिमांड जो प्राइस से संबंधित होती है। प्राइस से संबंधित का मतलब है कि कोई वस्तु है उसकी कीमत में जो उतार चढ़ाव देखे जाते हैं ना, उसी को हम प्राइस डिमांड कह देते हैं। इनकम डिमांड से तात्पर्य है कि ऐसी डिमांड जो व्यक्ति की आय से रिलेटेड होती है। आय से रिलेटेड का मतलब है कि जो व्यक्ति साल के अंदर जितना कमाएगा उसी के अकॉर्डिंग खर्च करेगा। उसके बाद में तीसरी देखिए हमने क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब है कि जो मुख्य वस्तु है उसके कारण सहायक वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ा और उसकी डिमांड में क्या परिवर्तन आया, उसी को ही हम क्रॉस डिमांड बोल देते हैं। तो ये हो गई अपनी डिमांड। अगर कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट कर देना क्लास में। अब इसके बाद में हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का जो नियम है वो क्या बताता है हमें, तो ये अपना लॉ ऑफ डिमांड इसकी बात करते हैं कि जो वस्तु की जो प्राइस और जो उसकी डिमांड है उनके बीच में एक विपरीत संबंध होता है। यानी कि जैसे मान लो कि किसी चीज की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड है, तो उसकी डिमांड घटेगी। तो ये क्या हो गया? एक विपरीत, मतलब कि अपोजिशन वाला हो गया। प्राइस व्युत्क्रमानुपाती 1/डिमांड। यानी कि अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड क्या हो रही है? घट रही है। तो ये एक विपरीत संबंध होता है, यानी इक्वल नहीं होता। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। तो यही चीज ये बताता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस बढ़ेगी तो जो चीजें हैं उनकी डिमांड घटेगी। इसके उदाहरण की बात करें तो उदाहरण एक सीधा सा उदाहरण ले लेते हैं हम कि मान लो कि जो अपना चावल है राइस, उसकी प्राइस मार्केट में 40 रुपए प्रति केजी है। 40 रुपए प्रति केजी है। तो अगर
यही प्राइस अगर 80 रुपये प्रति केजी हो जाए तो उससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो घट जाएगी, यानी कि जो लो लेवल की जो इंसान होते हैं वो इनको खरीदना कम कर देंगे, इनकी बजाय और कोई वस्तु खरीदना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक विपरीत संबंध होगा, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। तो लॉ ऑफ डिमांड यही बताता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी। अब बात कर लेते हैं कि बुक की लैंग्वेज में क्या है। तो हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या है कि वस्तु की प्राइस व उसकी डिमांड के बीच में संबंध ही लॉ ऑफ डिमांड कहलाता है। अब जो संबंध है वो कैसा होगा, वस्तु की डिमांड व्युत्क्रमानुपाती वस्तु की प्राइस, यानी डिमांड व्युत्क्रमानुपाती प्राइस। अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है, घट रही है। ये हमने उदाहरण भी देख लिया कि लॉ ऑफ डिमांड का उदाहरण क्या है। अब लॉ ऑफ डिमांड है वो दिया किसने, तो वो दिया अल्फ्रेड मार्शल ने, एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने ये रूल दिया। उसके बाद में एक उदाहरण हो गया कि लॉ ऑफ जो डिमांड है वो एग्जाम्पल की बात करें कि इनमें रिलेशन किस प्रकार होता है। तो ये होगी अपनी प्राइस, इसके बाद में ये हो गया अपनी डिमांड। तो इनमें जो रिलेशन है ये रिलेशन को डिनोट करेगा या डॉट 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 डॉट। तो इनके बीच में जो ये रिलेशन बन रहा है ना, उसी को ही हम प्राइस और जो डिमांड के बीच में रिलेशन है वो बोल देते हैं, और उसी को ही हम लॉ ऑफ डिमांड बोल देते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड देख लिया हमने क्या होता है कि प्राइस और जो डिमांड के बीच में जो व्युत्क्रमानुपाती जो रिलेशन होता है उसी को हम प्राइस ऑफ डिमांड बोल देते हैं। उदाहरण देख लिया कि मान लो चावल है, उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड घटेगी, ये हो गया उदाहरण। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं कि डिमांड शेड्यूल होता क्या है। तो कोई भी वस्तु की मांग है उसको हम एक सारणी के अंदर, अगर सारणी के अंदर उसको सुव्यवस्थित तरीके से दर्शा देंगे ना, तो उसी को हम डिमांड शेड्यूल कह देंगे। कि कोई वस्तु है, मान लो कि गेहूं है, तो गेहूं की प्राइस 25 रुपये किलो है। तो जैसे जैसे उसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, एक सारणी बनाएंगे और उसी सारणी के अंदर उसको हम बता देंगे कि 25 रुपये किलो है, उस टाइम पे कितने लोगों ने खरीदा, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ती गई वैसे वैसे कितने लोगों ने खरीदा, उसके अंदर क्या उतार चढ़ाव आए। तो ये सभी चीज़ें हमें डिमांड शेड्यूल ही बताता है। तो हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या है, किसी वस्तु की डिमांड का एक सारणीबद्ध, यानी कि जो एक टेबल होती है उसके अंदर हम कोई भी वस्तु है उसकी डिमांड का सारणीबद्ध क्रम में अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि एक सारणी बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग उसका अध्ययन करेंगे डिमांड का, तो उसी को ही हम डिमांड शेड्यूल बोल देते हैं। अब हम देखते हैं इसका उदाहरण कि कोई वस्तु है उसकी जो प्राइस और जो क्वांटिटी ऑफ डिमांड है, जो डिमांड की मात्रा है वो देखते हैं, उसको एक सारणी के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसी को हम डिमांड शेड्यूल बोल देते हैं। कोई वस्तु की कीमत 2 रुपये है, 2 रुपये है तो उसकी क्वांटिटी मतलब 10 की मात्रा में खरीदी गई वो, और अगर उसकी प्राइस 4 रुपये हो गई तो उसकी क्वांटिटी 8 हो गई, और अगर 6 रुपये हो गई तो उसकी क्वांटिटी 6 हो गई, और अगर 8 रुपये हो गई तो उसकी क्वांटिटी 4 हो गई। तो ये तो हमने पढ़ लिया एक सारणी के अंदर। अगर सारणी के अंदर किस चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको बोल देते हैं हम शेड्यूल, और हम पढ़ रहे हैं मांग के बारे में तो उसको बोल देंगे मांग शेड्यूल, यानी डिमांड शेड्यूल। तो ये भी हमें यही बताता है कि जैसे जैसे डिमांड जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड घट रही है। तो सीधा सा लफड़ा है कि जो प्राइस बढ़ेगी जैसे जैसे वैसे वैसे डिमांड घटती जाएगी। एक डिमांड को समझने का एक यही सीधा सा सिस्टम है कि जिस बंदे को ये पता लग गया कि जो प्राइस है उसमें कब क्या उतार चढ़ाव हुई है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो डिमांड होगी वो भी होगी, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें समझ में आएगी। तो एक सीधा सा आप याद रख लेना कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि जब चीज़ें सस्ती हो जाएगी तो लोग उनको ज़्यादा खरीदेंगे। तो ये हो गई अपनी डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल भी देख लिया हमने क्या होता है। उसके बाद में बात करते हैं डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, तो जो हमें डिमांड शेड्यूल प्राप्त हुआ उसको हमें अगर ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं ना, तो उसी को ही हम डिमांड कर्व बोल देते हैं। तो बात करते हैं हम होता क्या है कि जब डिमांड शेड्यूल यानी जो मांग की जो सारणी है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं,
यानी कि जो ग्राफ है उसके अंदर बनाते हैं उसको, तो उसी को ही हम, तो उसे जो कर्व बनता है उसी को ही हम डिमांड कर्व कहते हैं। हमें कोई सारणी दी हुई होगी, उस सारणी के अकॉर्डिंग ही हमें ग्राफ बनाना होगा, और उसी ग्राफ को हम उसी ग्राफ को हम डिमांड कर्व कह देंगे। तो ये सीधी सी बात है। डिमांड कर्व क्या होता है कि कोई सारणी हमें दी हुई होगी डिमांड की, तो उस डिमांड की जो सारणी है उसी को हमें ग्राफ के अंदर बना देंगे, तो उसी को हम डिमांड कर्व बोल देंगे। अब देखते हैं हम कि पहले ये डिमांड कर्व हो गया, मान लो ये वाई एक्स हो गया और ये एक्स एक्स हो गया। तो हम देखते हैं कि अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से, क्या सारणी के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब प्राइस 3 रुपए थी, तो जब प्राइस 1 रुपए थी तो क्या हो, ये तो अपनी हो, इस तरफ हो गई प्राइस और इस तरफ हो गई डिमांड, यानी कि मांग। तो प्राइस जब 1 रुपए थी तब तो क्या है कि लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो इसकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई। और उसी चीज़ की अगर प्राइस 2 रुपये हो गई, 2 रुपये हो गई, तो लोग खरीदना क्या कर देंगे, उसको कम कर देंगे, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो घट गई। और अगर प्राइस 3 रुपये हो गई तो लोगों ने क्या कर दिया, उसको खरीदना और भी कम कर दिया। तो लोगों ने यहाँ पे किसी वस्तु को 1 खरीदा, यहाँ पे 2 खरीदा और यहाँ पे 3 खरीदा। अब ये डिफरेंस हमें क्यों देखने को मिला, ये डिफरेंस हमें इसलिए देखने को मिला प्राइस के कारण, क्योंकि यहाँ पे प्राइस 1 रुपये थी तब 3 लोगों ने खरीदा, जब प्राइस 2 रुपये हुई तो 2 ही लोगों ने खरीदा, और जब प्राइस 3 रुपये हुई तो सिर्फ एक ही व्यक्ति ने खरीदा। यानी कि जैसे जैसे चीज़ों के दाम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी डिमांड कम होती जाएगी और लोग कम खरीदते जाएंगे। सीधा सा उदाहरण है, सोना ही देख लो आपकी, जैसे सोना है उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको खरीदना कम कर रहे हैं। तो ये जिस प्रकार से हम सारणी के अंदर एक ग्राफ बनाकर उसका अध्ययन करते हैं ना, उसी को ही हम डिमांड कर्व बोल देते हैं। तो अपना डिमांड कर्व भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिमांड कर्व। जो डिमांड कर्व है उसके टाइप्स कितने हैं, तो डिमांड कर्व के 2 ही टाइप होते हैं। पहला टाइप अपना इंडिविजुअल डिमांड कर्व और दूसरा टाइप अपना मार्केट डिमांड कर्व। इंडिविजुअल मार्केट डिमांड का मतलब है कि कोई ऐसा डिमांड कर्व जो व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है, तो उसको बोल देंगे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और मार्केट डिमांड कर्व का मतलब है कि ऐसा डिमांड कर्व जो केवल मार्केट की डिटेल ही बताता है कि प्राइस में कब उतार चढ़ाव हुआ और उसके कारण मार्केट पे क्या क्या इफेक्ट देखे गए, उन सभी चीज़ों के बारे में जो कर्व बताता है ना, उसी को हम मार्केट डिमांड कर्व कहते हैं। तो ये अपने टाइप्स ऑफ डिमांड हो गए। उसके बाद में हम देखते हैं मांग के नियम के अपवाद, यानी जो डिमांड है उसके जो अपवाद है वो कौन कौन से हैं। तो पहला है अपना गिवन गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट अपना गिवन गुड्स, और सेकंड अपना दुर्लभ वस्तुएं, थर्ड अपना है प्रदर्शनकारी वस्तुएं, फोर्थ अपना इफेक्ट फैशन इफेक्ट, और फिफ्थ अपना है आपातकाल की स्थिति में। तो ये 5 जो मांग के नियम, जो ये 5 पॉइंट है वो मांग के नियम के अपवाद है। अब इनको अपवाद क्यों बोलेंगे, क्योंकि इन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, ये बताता है। लेकिन ये 5 पॉइंट है, ये गिवन गुड्स, दुर्लभ वस्तुएं, प्रदर्शनकारी वस्तुएं, फैशन इफेक्ट और आपातकाल की स्थिति में, तो ये क्या करती है, ये जो डिमांड है उसके डिमांड के रूल इन पे लागू नहीं होते। अब लागू किस प्रकार नहीं होते, इनको हम देखते हैं। जो गिवन गुड्स है उसके अंदर जो गिफिन एक साइंटिस्ट था ब्रिटेन का, उन्होंने बताया, उन्होंने एक सीधा सा उदाहरण लिया ब्रेड का, कि दैनिक दिनचर्या के अंदर सुबह के अंदर जो लोग होते हैं वो ब्रेड को नाश्ते के रूप में यूज में लेते हैं। तो जो ब्रेड है उसकी प्राइस चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, तो
लोग क्या है उसका उस पहले जिस प्रकार यूज करे थे उसी प्रकार करेंगे। तो इसी कारण जो डिमांड है उसका जो मांग का जो नियम है वो इस पे लागू नहीं होता। इसी कारण मांग के नियम के अपवाद हो गए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो ब्रेड है तो उसकी प्राइस चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन जो उसकी डिमांड है वो इक्वल रहेगी। डिमांड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये अपनी हो गई फर्स्ट अपना गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स में क्या था कि ब्रेड के बारे में बताया। जो साइंटिस्ट था ब्रिटेन का, उसने ब्रेड के बारे में बताया कि ब्रेड दैनिक दिनचर्या के अंदर यूज में होती है, लेकिन उसकी प्राइस में किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव, उसकी प्राइस में जो उतार चढ़ाव लेके जाते हैं उसके कारण डिमांड पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं देखने को पड़ता। तो डिमांड का जो रूल था वो तो ये बताता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो जो डिमांड है वो क्या होगी, घटेगी। लेकिन जो गिफिन गुड्स है उसके अंदर उल्टा है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, यानी कि जो गिफिन गुड्स है उनकी जो डिमांड बढ़ेगी तो जो प्राइस है उसका कोई रोल देखने को नहीं मिलेगा। अब गिफिन गुड्स, जो गिफिन साइंटिस्ट था, उन्होंने इसी कारण ये नियम दिया कि जो ब्रेड है उस पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा, तो उसी के कारण उसने गिफिन गुड्स दिया कि इसके ऊपर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा है। दूसरा देखा हमने दुर्लभ वस्तुएं। दुर्लभ वस्तुओं से तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा कीमती हो। कीमती का तात्पर्य है कि एक सीधा सा इसको उदाहरण देखते हैं हम कि जो सचिन है उसने 100वां शतक लगाया था, जिस बैट से लगाया था वो आज बहुत दुर्लभ है, क्योंकि लोग उसकी कीमत है वो जरूरत से ज्यादा ही लगा देते हैं कि जितनी ज्यादा उस प्राइस का मतलब एक फिक्स अनुमान नहीं होता कितने भी रुपए में वो बैट बिक सकता है। तो हो गई दुर्लभ वस्तु। तो उस पे भी जो मांग का नियम लागू नहीं हो रहा, क्योंकि वो चीज तो एक ही है लेकिन उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। तो उस पर भी जो दुर्लभ वस्तुएं उन पर मांग का नियम लागू नहीं हो रहा। तीसरा अपना है प्रदर्शनकारी वस्तुएं, कि किसी भी चीज का हम एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं तो उससे जो चीज है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, चाहे उसकी प्राइस कम हो चाहे ज्यादा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट करने से उसकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी। तो अगर प्राइस कम भी होगी तो भी अगर हम उसका एडवर्टाइजमेंट कर देंगे तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे भी प्रदर्शनकारी वस्तुओं पे मांग का नियम लागू नहीं हो रहा। चौथा अपना है फैशन इफेक्ट। अब फैशन इफेक्ट का मतलब है कि कोई भी सेलिब्रिटी है वो मान लो कि किसी भी चीज़ का, मान लो किसी फेस वॉश का उसने एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो वो फेस वॉश मान लो कि 10 रुपये का ही था, लेकिन उसने उसका एडवर्टाइजमेंट कर दिया तो प्राइस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उसकी डिमांड बढ़ गई, तो यहाँ पे भी मांग का नियम लागू नहीं होता। उसके बाद में देखा हमने आपातकाल की स्थिति में। आपातकाल की स्थिति का मतलब है कि कोई भी चीज है, तो आपातकाल का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया या सुनामी हो गई, या इसके अलावा एक सीधा सा उदाहरण है कोविड-19 के टाइम पे क्या था कि जो चीजें थी उनकी प्राइस जरूरत से ज्यादा ही बढ़ गई थी। कि प्राइस तो बढ़ गई थी तो लोगों ने क्या की, उसकी डिमांड तो वही थी लेकिन उसकी प्राइस बढ़ा दी। क्यों बढ़ा दी? क्योंकि उस समय जो लोग थे उनको वो चीज़ें मिल नहीं रही थी, तो उसके कारण उसकी डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ी तो प्राइस भी बढ़ गई। तो ये एक विपरीत संबंध होता है। इसी कारण जो ये चीज़ें हैं ये इन पर जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होता। तो ये पांच चीज़ें पढ़ी हमने। पहली पढ़ी हमने गिफिन गुड्स है, उस पर भी डिमांड का नियम लागू नहीं होता। दूसरा पढ़ा हमने दुर्लभ वस्तु, इन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। तीसरा पढ़ा हमने प्रदर्शनकारी वस्तु, इन पर भी लागू। चौथा फैशन इफेक्ट, पांच बड़ा आपातकाल की स्थिति में। तो इन जो ये 5 पॉइंट है इन पर मांग के जो नियम है वो लागू नहीं होते किसी प्रकार से। तो ये हो गई अपनी डिमांड कंप्लीट। उसके बाद में पढ़ते हैं हम यूटिलिटी थ्योरी। यूटिलिटी थ्योरी का मतलब है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी होती है कि कोई भी वस्तु की जो आवश्यकता है उसको पूरी करने से हमें जो संतुष्टि प्राप्त होती है ना, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। तो देखते हैं हम यूटिलिटी क्या होती है। तो यूटिलिटी है कि किसी वस्तु के उपभोग यानी उसको कंज्यूम करने से मिलने वाली संतुष्टि, यानी जो सेटिस्फेक्शन मिलता है किसी व्यक्ति को, उसी को हम मांग कह देते हैं कि व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसको वो कंप्लीट कर देगी, उसी को हम यूटिलिटी कहते हैं। तो एक सीधी सी इसकी इजी वे में डेफिनेशन हो गई कि किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी करती है, उसी को हम यूटिलिटी कह देते हैं। तो ये हो गई अपनी यूटिलिटी। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। जो उपयोगिता है उसके लक्षण क्या क्या है।
तो इसका पहला लक्षण है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। जो यूटिलिटी है वो मतलब कि जो उपयोगिता है वो एक व्यक्तिपरक होती है। व्यक्तिपरक का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति की उपयोगिता अलग अलग हो सकती है। मान लो कि किसी व्यक्ति ने दो व्यक्तियों को चूज किया, उसके अंदर एक तो ले लिया उसने सोनार ले लिया और एक ले लिया फार्मर। तो जो सोनार है उसको भी 1 किलो सीड दिए और जो फार्मर है उसको भी 1 किलो सीड दिए। तो जो फार्मर है उसके लिए उस जो सीड है उसकी उपयोगिता 100% होगी, और जो सोनार होगा उसके लिए उसकी उपयोगिता 0% होगी। तो इसी कारण अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार जो उपयोगिता है वो भी बदलती रहती है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर हो गया यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, यानी उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, यानी व्यक्ति के अनुसार उपयोगिता बदलती है। और ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वेरियस विथ पर्पस, यानी उपयोगिता उद्देश्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग होता है, तो उसी के अनुसार जो उद्देश्य है वो भी अलग अलग हो सकता है। अब उद्देश्य तात्पर्य है कि जो नारियल का तेल है उसका हमें कई प्रकार से यूज करते हैं, यानी हर उद्देश्य के अनुसार उसका यूज अलग अलग होता है। तो एक तो नारियल का तेल है उसको हम सब्जी बनाने के रूप काम में भी लेते हैं, और बालों के अंदर भी काम में लेते हैं, और जो स्नेक है मतलब जो लुब्रिकेट्स है उनके अंदर भी उसका यूज करते हैं। तो उपयोगिता है वो उद्देश्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। अपना तीसरा जो करेक्टर है वो है यूटिलिटी वेरियस विथ पर्पज, यानी उपयोगिता पर्पज नहीं है, यहाँ पे टाइम आएगा। तो आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो और देखा करो कि कहाँ कहाँ पे लिखते टाइम पे मिस प्रिंट हो जाती है, तो आप उनको करेक्शन कर लेना। डायरेक्ट पीडीएफ से मत पढ़ना, खुद नोट्स बनाना, वो और भी बेटर रहेंगे। आपके खुद के लिखे हुए नोट्स आपको अच्छे समझ में आएगी। तो वेरियस विथ टाइम, यानी उपयोगिता समय के साथ बदलती है। समय के साथ बदलती है, इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि मान लो किसी व्यक्ति के पास अभी स्प्लेंडर प्लस बाइक है, तो वो क्या करेगा, क्या सोचेगा कि मतलब है वो सोचेगा कि मेरे पास से बुलेट हो। तो उसकी उपयोगिता समय के अनुसार बदल रही है। जैसे जैसे उसके पास पैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो क्या करते जाएगा, अपनी उसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। तो वो बुलेट लेगा, उसके बाद में गाड़ी पे जाएगा, 4 व्हीलर पे जाएगा, 4 व्हीलर पे वो ऑडी मर्सिडीज पे जाएगा अगर उसके पास ज़्यादा पैसे आएंगे। तो ये क्या होती है, उपयोगिता समय के साथ बदलती रहती है, एक फिक्स नहीं होती। चौथा अपना यूटिलिटी वेरियस विथ ओनरशिप, यानी कि जो यूटिलिटी है वो स्वामित्व के साथ बदलती रहती है। उपयोगिता है वो स्वामित्व के साथ बदलती रहती है। अब स्वामित्व से तात्पर्य है कि जो कोई किसी वस्तु का मालिक होता है, मान लो कि वो आलसी है, एक ट्रैक्टर का वही मान लो, आप मालिक मान लो। तो जैसे सीजन आता है तो सीजन पे वो अगर आलसी है तो वो थोड़ा ही काम करेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। और अगर उसी की जगह और कोई व्यक्ति ट्रैक्टर का मालिक है तो वो क्या करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगा, तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। तो ये भी एक करेक्टर है यूटिलिटी का कि ओनरशिप के साथ भी जो यूटिलिटी है वो कम ज़्यादा होती रहती है। अगर कोई आलसी व्यक्ति होगा तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी, और अगर कोई हार्ड वर्कर होगा तो उसकी यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। तो ये अपने यूटिलिटी के 4 करेक्टर हो गए। पहला पढ़ा हमने यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है। दूसरा पढ़ा हमने वेरियस विथ पर्पज, उपयोगिता उद्देश्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। तीसरा पढ़ा हमने यूटिलिटी वेरियस विथ टाइम, उपयोगिता समय के साथ बदलती है। चौथा पढ़ा हमने यूटिलिटी वेरियस विथ ओनरशिप, जो उपयोगिता है वो स्वामित्व के अनुसार बदलती है। तो ये अपने 4 करेक्टर हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद में बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जो यूटिलिटी के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो यूटिलिटी के 4 टाइप है। पहला है फॉर्म यूटिलिटी, यानी अवस्था उपयोगिता। दूसरा है टाइम यूटिलिटी, यानी समय उपयोगिता। तीसरा अपना प्लेस यूटिलिटी, यानी कि स्थान की उपयोगिता। और पोजीशन यूटिलिटी। तो ये अपनी यूटिलिटी के 4 टाइप्स हो गए। अब हम बात करते हैं इनकी डिटेल से कि जो फॉर्म यूटिलिटी है वो क्या है। कोई भी वस्तु है, मान लो कि वस्तु को छोड़ो, आप हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो जो धान है वो खेत से हमने उसको हार्वेस्टिंग कर लिया, तो जो धान है उसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे तो उससे हमें चावल प्राप्त होगा। तो जो मूल अवस्था थी धान और प्रोसेसिंग अवस्था हो गई चावल। तो उसके अंदर हमने जो धान है उसके अंदर जो चेंज किया, मतलब कि प्रोसेसिंग से हमें जो चावल प्राप्त हुआ वो फॉर्म यूटिलिटी होगी। फॉर्म यूटिलिटी का तात्पर्य है कि कोई भी वस्तु है, मूल वस्तु है,
उसके उसकी अवस्था में क्या परिवर्तन किया हमने और उससे जो प्राप्त हुआ, मतलब कि उसकी अवस्था में क्या बदलाव हुआ, उसी को हम फॉर्म यूटिलिटी बोल देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम टाइम यूटिलिटी। जो समय उपयोगिता है वो क्या है कि कोई भी ऑक्सीजन होता है जैसे, तो ऑक्सीजन के अंदर क्या होता है कि वस्तुएं होती है। मान लो कि जो अभी एक बहुत सीधा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है फ्रोजन मटर, तो जो फ्रोजन मटर है वो वैसे तो मटर रबी की क्रॉप है, तो रबी के अलावा जो मटर है, जो फ्रोजन मटर, वो आपको हर समय में अवेलेबल हो जाएंगे। तो जो टाइम यूटिलिटी है मतलब समय के अनुसार जो चीज़ें उनको प्रोसेस कर दिया गया, उसी प्रोसेसिंग कर दी गई, उसी के कारण जो अपनी यूटिलिटी है वो उसको टाइम यूटिलिटी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। मतलब एक जो चीज़ जो कम समय तक चलती थी हमारे, उसको हम प्रोसेस करके उसकी उपयोगिता लंबे समय तक हमने बढ़ा दी, तो उसी को हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। तीसरा है अपना प्लेस यूटिलिटी यानी स्थान की उपयोगिता। स्थान की उपयोगिता का तात्पर्य है कि कोई चीज़, मान लो कि कश्मीर के अंदर एप्पल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो एप्पल का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे उसकी उपयोगिता कम रहेगी। कम क्यों रहेगी? क्योंकि जो एप्पल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। अगर उन्हीं एप्पल को हम राजस्थान में ले आए तो राजस्थान में उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राजस्थान में प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये होगी प्लेस यूटिलिटी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर उस चीज़ की उपयोगिता किस प्रकार बढ़ती है, उसी का अध्ययन हम प्लेस यूटिलिटी के अंदर करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं पोजीशन यूटिलिटी। अब पोजीशन यूटिलिटी का तात्पर्य है वो एक मालिक से हो गया कि किसी वस्तु का कोई मालिक अगर हार्ड वर्कर है तो उसकी उपयोगिता ज़्यादा होगी। अगर उसी वस्तु का मालिक अगर कोई आलसी व्यक्ति है तो उसकी जो यूटिलिटी है वो कम हो जाएगी, यानी उपयोगिता कम हो जाएगी। तो हमने टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ी। तो फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने फॉर्म यूटिलिटी, सेकंड टाइप पढ़ा हमने टाइम यूटिलिटी, थर्ड टाइप पढ़ा हमने प्लेस यूटिलिटी और फोर्थ टाइप पढ़ा हमने पोजीशन यूटिलिटी। ये यूटिलिटी के 4 टाइप्स हो गए। यूटिलिटी की परिभाषा पढ़ ली और उसके कैरेक्टर पढ़ लिए और टाइप्स पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं यूटिलिटी की जो लॉ थे वो कौन कौन से थे। तो 2 लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का तात्पर्य है कि कोई एक इकाई है उसका हम बहुत ज़्यादा उपभोग कर लेंगे, यानी उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लेंगे, तो उससे क्या होगी, उस वस्तु की उपयोगिता धीरे धीरे घटती जाएगी। तो उसी को ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोल देते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये होती क्या है और किसने दिया। सबसे पहले बात करते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो दी किसने। तो वो दी थी गोसेन, एक साइंटिस्ट था गोसेन, इकोनॉमिक्स पे वर्क कर रहे थे, उन्होंने ये यूटिलिटी दी। इसके अंदर जो ये नियम है वो क्या बताता है, तो यह नियम यह बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों, यानी जो कोई वस्तु है उसकी जो इकाइयाँ उनका हम अधिक से अधिक उपभोग करते हैं, कोई वस्तु है उसका हम अधिक से अधिक उपभोग करेंगे तो वैसे वैसे उस वस्तु की उपयोगिता कम होती जाएगी, यानी उस वस्तु की यूटिलिटी धीरे धीरे घटती जाएगी। तो यही अपना जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बताती है कि कोई एक वस्तु है, मान लो वस्तु से रिलेटेड, मान लो कि अभी एप्पल को छोड़ो, आप मान लो कि पानी है, तो पानी है तो कोई व्यक्ति प्यासा है, मान लो कि उसने 1-2 घंटे से पानी नहीं पिया, तो क्या होगा कि जब वो पहला गिलास पिएगा तो उसको 100% यूटिलिटी देगी, लेकिन जब दूसरा गिलास पिएगा तो वो 60% यूटिलिटी देगी, और तीसरा गिलास पिएगा तो 40% यूटिलिटी देगी, और चौथा गिलास पिएगा तो वो 10% यूटिलिटी देगी, और 5वां गिलास पीते पीते तो उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी, यानी उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी। अब उपयोगिता कम क्यों हो रही है, क्योंकि जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो खत्म हो गई, यानी कि जो उसकी प्यास थी वो बुझ गई, तो प्यास से खत्म हुई तो उससे यूटिलिटी भी खत्म हो गई। तो ये चीज़ थी। इसका उदाहरण देखें तो उदाहरण है प्यास। प्रारंभ में व्यक्ति क्या करता है, एक गिलास पीता है। क्यों एक गिलास पीता है, तो उसको ऐसे लगता है कि और पिए, तो जैसे जैसे वो पानी का जितना ज़्यादा सेवन करता जाएगा वैसे वैसे उसकी उपयोगिता कम होती जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही बताती है कि कोई वस्तु है उसका उपभोग हम बहुत ज़्यादा कर लेते हैं तो उसकी यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हो गया अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक बर्गर हो गया, बर्गर भी वही है कि कोई किसी व्यक्ति को भूख लग रही है तो प्रारंभ में 1 खाएगा तो उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होगी, फिर 2 खाएगा और कम हो जाएगी, फिर तीसरी वस्तु में तो दूसरी की तुलना में कम हो जाएगी, चौथी वस्तु में खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसका एक कर्व देख लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व की बात करें तो जैसे ये मार्जिनल यूटिलिटी है और यूनिट ऑफ बर्गर है, मतलब यूनिट जैसे जैसे बर्गर की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो
घटती जाएगी। तो प्रारंभ में जो ये थी मार्जिनल यूटिलिटी वो 15 थी जब बर्गर की संख्या 5 थी, और जैसे बर्गर की संख्या 10 हुई तो ये भी 10 पे आ गई मार्जिनल यूटिलिटी, और बर्गर की संख्या 15 हुई तो मार्जिनल यूटिलिटी 5 हो गई, और जब 20 हुई तो डिमांड उसकी जो यूटिलिटी है वो खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब जो व्यक्ति की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो जीरो हो गई। मतलब अब व्यक्ति की अवस्था ऐसी आ गई कि वो बर्गर को खा ही नहीं सकता, तो उसकी जो उपयोगिता है वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो ये जो कर्व है वो हमें यही बताता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम मतलब उपभोग कर लेता है तो वैसे वैसे उसकी उपयोगिता घटती जाती है। तो अपना लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट हो गया। उसके बाद में बात करते हैं हम लो ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। जो इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या है, सेम होती तो वैसी है, लेकिन इसके अंदर हमें जो रिसोर्सेज दिए हुए होते हैं वो फिक्स होते हैं। एक फिक्स रिसोर्सेज के अंदर हमें अधिक से अधिक यूटिलिटी प्राप्त करने की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। इसके अदर्स नेम है वो है गोसेन सेकेंड लॉ। जो गोसेन है उसने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बाद में ये दिया, इसी कारण इसको गोसेन का सेकेंड लॉ बोल देते हैं। दूसरा अदर नेम इसका लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जो लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी इसको बोल देते हैं। और ये किस पे बेस होता है, तो ये बेस तो उसी पे होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसी पे बेस होता है। बस फर्क इतना है इन दोनों में कि वो उसके अंदर जो रिसोर्सेज है वो फिक्स नहीं होते और इसके अंदर रिसोर्सेज फिक्स होते हैं। फिक्स रिसोर्सेज के अंदर हम वर्क करते हैं और उसके वर्क से ही हमें जो सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है उसी के बारे में हम बात करते हैं इसके अंदर लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। तो अब हम देखते हैं डिटेल से क्या होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इस लॉ के अनुसार एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस तरह वितरित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर खर्च किए गए धन की अंतिम इकाई से प्राप्त मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो। यानी कि कोई भी वस्तु है वो एक फिक्स है। फिक्स का मतलब है कि मान लो आपको 100 रुपये दिए गए हैं, तो 100 रुपये में आप अपना नाश्ता करना चाहते हो तो आप ऐसा नाश्ता चूज करोगे जो सस्ता भी हो और आपको उपयोगिता भी ज़्यादा दे, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। तो वो चीज़ पढ़ते हैं हम लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर। इसके उदाहरण की बात करें तो प्रारंभ में जो सेव है उसकी यूटिलिटी ज़्यादा होती है और तथा सेव ज़्यादा खाने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। यानी कि कोई भी वस्तु उसको हम प्रारंभ में खाएंगे तो उसकी यूटिलिटी हमारे लिए ज़्यादा होगी और जैसे जैसे हमारी पूर्ति खत्म होती जाएगी वैसे वैसे उसकी यूटिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो ये अपने लॉ हो गए, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम देखते हैं एक बार वापस सिलेबस के अंदर कोई चीज छूट तो नहीं गई। तो हमने सबसे पहले देखा डिमांड की मीनिंग देख ली कि जो वस्तु या फिर जो सेवा उसकी आवश्यकता है, इच्छा, उसी को हम डिमांड की मीनिंग के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड, जो डिमांड का लॉ है वो देख लिया हमने कि जो वस्तु है वो उसकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, ये हो गया लॉ ऑफ डिमांड। और डिमांड शेड्यूल का तात्पर्य है कि अगर जो डिमांड है उसको हम एक सारणी के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको हम डिमांड शेड्यूल बोल देंगे। और बात करते हैं हम डिमांड कर्व, तो जी डिमांड की जो सारणी है उसको हम एक ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे तो उसको हम बोल देंगे डिमांड कर्व। उसके बाद में पढ़ा हमने यूटिलिटी थ्योरी, यानी कि उपयोगिता की जो थ्योरी है, मतलब कि कौन कौन सी है। तो पहले पढ़े हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर हमने पढ़ा कि प्रारंभ मतलब कि कोई वस्तु है तो हम उसका जरूरत से ज़्यादा उपभोग कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि उसकी उपयोगिता कम हो जाएगी, तो वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाती है। दूसरी पढ़ी हमने इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस थ्योरी। तो किसी वस्तु हमें इसके अंदर क्या होता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो फिक्स दिए हुए होते हैं, तो उन रिसोर्सेज के अंदर ही हमें जो अपनी उपयोगिता है या फिर अपनी डिमांड है वो पूरी करनी होती है। तो जब अगर हमारे पास फिक्स रिसोर्सेज हो तो उससे हमें जो यूटिलिटी मिलती है उसी को हमें इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो ये हो गया अपना टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवान जय किसान।